हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज का जो डिस्कशन होगा, वो आगे के सर्किट जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उन सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए उसका बेस है ये। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेल को जोड़ना है। भाई हम लोग सेल पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में कि सेल होता क्या है, कितनी टाइप की सेल होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, वो भी कैसे? अभी हम दो सेल को लेके चलते हैं। तो यहां पर अभी हम लिख दें ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स। ठीक है, अब दो सेल को आपको पता है भैया, या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं या इनको हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत इजी है। माइंड पे स्ट्रेस मत लीजिएगा कि नहीं बेस है तो बहुत कठिन होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल को लेते हैं, दो सेल लेंगे और इनको किस में जोड़ देंगे? इन सीरीज केस में जोड़ देंगे। इन सीरीज में इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, देखो ये मैंने पहली सेल ले ली और एक मैंने ये ले ली दूसरी सेल, और इसको मैंने इस तरीके से, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स पढ़ रहे हैं तो दो सेल हम लेंगे यहां पर। इस पहली सेल का जो ईएमएफ है वो है E1, दूसरी सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का हम V1 मान लेते हैं, इस सेल का V2 मान लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर? उसके बाद हमको ये देखना है, हमको दो चीजें निकालनी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ हमको निकालना है इन दो सेलों का, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इन दोनों सेल का। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको सपोज करना है कि हम दो सेल को कॉम्बिनेशन नहीं जोड़ना चाहते, हम इन दोनों की जगह एक ऐसी सेल रखना चाहते हैं, हम इनको इन दोनों की जगह एक ऐसी सेल रखना चाहते हैं जिसका ईएमएफ इन दोनों के ईएमएफ के बराबर होगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम अब क्या लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करना है इस सेल से। इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, ये सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, और सीरीज में क्या रहती है भैया? करंट सेम रहती है। ठीक है, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, अगर हमको इस सेल की जगह इसको रिप्लेस करना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, देखो अब हमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इसमें लगाना है। फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद होगा, V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, लगा दीजिए। ये इक्विवेलेंट वाला है, ये पहली सेल का है, ये दूसरी सेल का है। ठीक है, देखो तो हो जाएगा E, ये E क्यों लिख रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंट, माइनस I R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा E1
माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। ठीक है, ये हमारा पहली सेल के लिए हो गया, ये हो गया दूसरी सेल वाला। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ई वाले पास पास लिख दो और आई आर वाले पास पास लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन ले लो, R1 प्लस I2। ठीक है, अब देखो जरा दोनों साइड में कंपेयर करिए जरा। जब दोनों साइड में हमने कंपेयर किया तो देखा कि यहां पर ये जो पोर्शन इसके बराबर होगा, ये पोर्शन इसके बराबर होगा कंपेयर करने पर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ई क्यू इक्वल लिख सकते हैं E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट किसको लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पर भैया इस जब हम दो सेल को सीरीज में ऐड कर दिया, मतलब एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आया वो E1 प्लस E2 और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया इंटरनल रेजिस्टेंस वो गया R1 प्लस R2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर हम इसको इस तरीके से जोड़ दें, देखो जरा मैंने किया कि इस वाली सेल को उल्टा कर दिया, मतलब पहले निगेटिव से पहली सेल का निगेटिव दूसरे के पहले पॉजिटिव से जुड़ा था, मैंने क्या कर दिया अब पहली सेल का निगेटिव दूसरे सेल के निगेटिव से जोड़ दिया। तो इस केस में भैया करना क्या है, इस केस में बस यही ध्यान रखना किस सेल को उल्टा किया गया है। जिस सेल को उल्टा किया गया है उसका ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो इसका ईएमएफ तो E1 ही था, इसका क्या हो जाएगा E2 तो हो गई होगा, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। अब बस यहीं पे क्या रख देना है, बस देखो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा बस। और जो R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस में तो प्लस माइनस होता नहीं है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, ये भैया ये वाला केस इंपॉर्टेंट है और ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किरचॉफ लॉ हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर भैया मैक्सिमम यही दोनों केस हमारे वहां पर जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है भैया, बस क्या है आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक मैंने क्या लगा दी, इसके लिए लगा दे, एक बार इसके लिए लगा दे, एक बार इसके लिए लगा दिया, बस कुछ भी कठिन नहीं है भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सीरीज में कैसे हम लोग सेल को कंबाइन करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पैरेलल में, इसको हम कैसे जोड़ेंगे, वो भी भैया बहुत आसान है। जैसे सीरीज का बहुत अच्छे से निपट गया, तो भैया पैरेलल वाला भी बहुत अच्छे से निपटेगा। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं। तो यहां पर दूसरा तरीका आ गया हमारा इन पैरेलल, इन पैरेलल। ठीक है, देखो भैया फिगर बना लेते हैं। दो सेल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से इसको अब हम जोड़ेंगे तभी तो पैरेलल होगा ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अब इसमें करंट जो मान लेते हैं, इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें करंट I2 है। अब ये दोनों यहां पे आके मिलके क्या बनाएंगे, I बना देंगे। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल में है, तो भैया इन दोनों के क्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V यहां पर भी है और V यहां पर भी होगा, वो सेम रहता है। पैरेलल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये मैं पहले आपको रेजिस्टेंस वाले केस में जब हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हमको कुछ करना नहीं है,
हमको इक्वेशन लिख देनी है कि हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, I1 प्लस I2 इक्वल टू, आई लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर। ठीक है, हमको करना क्या है, हमारा जो मेन काम है वो ये देखना है कि इस सर्किट में पैरेलल जब सेल जोड़े हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो यहां पर हम क्या मानते हैं कि हम एक सेल मान लेते हैं कि इसका जो ईएमएफ होगा वो इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इसके। ठीक है, या ऐसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हो कि हमको इनकी जगह पे ये सेल रखनी है। देखो कैसे, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक बार इसके लिए फॉर्मूला लिख ले। देखो इसको हम इक्वेशन स्टार डाल देते हैं। तो फॉर फर्स्ट सेल तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो यहां से हमको क्योंकि I1 I2 वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से हम I1 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा भैया I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड सेल के लिए लगाओ, फॉर सेकेंड सेल तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, 1 और 2 का तो डिफरेंस है, इसके लिए लिख दें तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, यहां पे क्या था, यहां पे 1 था, सेकेंड के लिए 2 था, ये इक्विवेलेंट वाला है तो ये रख दिया। हमको I की वैल्यू पता हो गई, I1 पता है, I2 पता है, इसमें रख देते हैं। तो इन इक्वेशन स्टार तो रख दो भैया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब इसमें V वाले पास को दो, बाकी वाले पास पास लगा दो। देखो तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, बस सॉल्व। कंपेयर करो जरा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इसके बराबर, माइनस यहाँ V यहाँ V यहाँ, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इसके बराबर। तो हम यह लिख सकते हैं, हेंस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, कुछ कठिन लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं पहले में ले लिया, एक सेल के इक्विवेलेंट ले लिया, हमको क्या चाहिए था, जो मेन इक्वेशन थी वो मैंने तो देखो यहां से बना ली, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये करंट मिल जाएगी, ऐड कर दिया। हमको क्या चाहिए था, I1 I2 की वैल्यू चाहिए था, क्या किया, वैल्यू यहां से इस वजह से I1 निकाल लिया, इससे I2 निकाल दिया, इससे I निकाल दिया, ये तीन उठा के पुट कर दिए इसमें, तुरंत आंसर आ गया। देखो कुछ कठिन है नहीं ना। देखो अब यहां पर ये तो डेरिवेशन हमारा कंप्लीट। अब इसी में अब इधर का कोई हमारा काम नहीं है। देखो अब एक थोड़ा सा केस लगाएंगे। देखो कभी कभी आपसे ये कह देगा कि दोनों सेल जो हैं
उनका जो ईएमएफ है, जो दोनों सेल का जो ईएमएफ है, इफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E हो जाए और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाए, मतलब दोनों आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल मतलब होता है दोनों सब प्रॉपर्टी एक जैसी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाए, दोनों के ईएमएफ E हो जाए और दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R हो जाए। अब बताओ नेट E क्या होगा, नेट R कितना होगा, देख लेते हैं भैया। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले इसको सॉल्व करने के लिए R इक्वलेंट जरूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखो भैया 1/R इक्वलेंट किसके बराबर होगा, 1/R प्लस 1/R, क्योंकि किसके बराबर आ गया, 2/R। तो R इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, R/2K, ठीक है। तो मतलब अगर दोनों सेल सेम इंटरनल रेजिस्टेंस की हैं तो उसका एक का जस्ट हम आधा कर देंगे। अब जरा इक्विवेलेंट नेट निकाल लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट हमको निकालना है, R इक्विवेलेंट क्या है भैया आपका, R/2, तो हो जाएगा E/R प्लस E/R, तो हो जाएगा 2/R, E इक्विवेलेंट हो जाएगा 2E/R, कैंसिल आउट, यानी कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, ठीक है। मतलब दो सेल जब सेम ईएमएफ की होंगी तो जो उनका इक्विवेलेंट होगा वो एक सेल के बराबर होगा, ये तो कह रहे हैं ना। और भैया ये जो दोनों हमने कंक्लूजन निकाले हैं यहाँ पर, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने कहा ना आज का जो टॉपिक है वो भैया आपका आगे के टॉपिक के लिए बेस का काम करता है। चाहे आगे कोई कंपटीशन आ जाए वहां पे ये टॉपिक आपका बेस की तरीके से काम करता है। भाई घर की जितनी अच्छी नींव बनी होगी उतना अच्छा घर बनता चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी मैंने 2 सेल पढ़ा ना, अब हम पढ़ते हैं कि आपके पास एक से ज्यादा सेल हैं, आइडेंटिकल सेल है, मतलब आपके पास एक से ज्यादा आइडेंटिकल सेल हैं, मतलब उनके सब चीज सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ सब सेम है। तो उन केसेस में हम उनको कैसे अरेंज करते हैं अब वो देखते हैं भैया। बहुत इंपॉर्टेंट आज डिस्कशन हो रहा है, तो इसलिए इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। देखो और भैया अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि भैया ये आपका अपना चैनल है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एन आइडेंटिकल सेल मेरे पास है, अभी तो सिर्फ 2 लेके चले थे, अब हम हेडिंग डालते हैं ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स। अब आपके पास बहुत ज्यादा सेल है, कितनी है भैया हमको नहीं पता, तो मैंने क्या कह दिया, एन है। अब इनको हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड, मतलब सीरीज और पैरेलल का मिक्सअप, ठीक है। देखो पहला केस लेके चलते हैं, एन सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल्स को हम ग्रुप सीरीज में कैसे करते हैं। देखो तो सबसे पहले तो भैया हम सेल ही बना लें, कितनी होगी भैया हमको पता नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से सर्किट बना है, यहां पर ये कितनी सेल हैं भैया, एन है, स्मॉल एन आइडेंटिकल सेल है, और ये रेजिस्टेंस का इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल, ठीक है। अब इसमें हमको देखो भैया निकालना क्या है, हमको मेन इसमें ये निकालना है कि इस सर्किट में नेट करंट कितनी फ्लो होगी, ये निकालना है, नेट करंट कितनी फ्लो होगी। देखो
तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि फिर हमको निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हमको नेट करंट निकालना है, क्या होगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको इस पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ निकालना है और नेट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो जरा, ये सीरीज में लगे हुए हैं और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो ईएमएफ है वो ई है, सबका ये, क्योंकि सब आइडेंटिकल है भैया, और सबका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऐसे चलता जा रहा है। तो नेट ई, अगर हम टोटल ईएमएफ निकालें तो सीरीज में भैया अभी हम पढ़ चुके थे ना, तो सीरीज में क्या होता है, ई इक्वलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, NE लिख सकते हैं। देख लो, टोटल ईएमएफ निकल आया। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें। सीरीज में जब हम इनको ऐसे जोड़ते थे तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलता था, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हमने बताया सीरीज में सब दो सेल जोड़ी थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे। ये भी N तक जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, NR। क्यों, क्योंकि यहां पर N आइडेंटिकल सेल है। ठीक है, NR हो गया। अब यहां पर ये तो हो गया इन सेल का नेट NR, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस में ये भी तो होगा ना। तो यहां पर हेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, NR प्लस R। ठीक है, क्योंकि हमने इस सिर्फ सेल का निकाला कितना, NR, और भी ये भी तो बचा था ना उस सर्किट में, तो कितना हो जाएगा। तो हमको भैया टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से लिख दो यहाँ पर। ठीक है, इसके ये भी पता, दोनों पता हो गए, आई निकाल लें। तो क्या हो जाएगा भैया, तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस R। ये मेरा फार्मूला आ गया। ठीक है, ये मेरा फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे भैया दो केस आपको ध्यान देने हैं। कौन कौन से, पहला केस, इफ NR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R। तो इस केस में क्या हुआ, R निगलेक्ट हो जाएगा। जब R निगलेक्ट हो जाएगा तो I भैया क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR, N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि E अपॉन R हो जाएगा। यानी कि उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, ये तो E अपॉन R क्या था, ये तो एक सेल के है ना, देखो एक सेल की वजह से, मतलब इस सर्किट में अगर ये कंडीशन है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन R, तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी सिर्फ एक सेल के बराबर फ्लो होगी। क्लियर, ये कंक्लूजन भैया याद रखिएगा। अगर हम सेकेंड केस ले लेते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, अब क्या होगा, ये अब NR हट जाएगा, तो I इज इक्वल टू देन I इज इक्वल टू NE अपॉन R। ये तो हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसमें जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी 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 ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो भैया ये तो हट जाएगा, ये तो
ये तो निगलेक्ट हो गया, बचा क्या आर। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर जो करंट इस सर्किट में फ्लो होगी वो भैया n टाइम्स ज्यादा, क्योंकि सेल कितनी n टाइम्स लिखा है, यानी कि I इक्वल टू n इंटू ई अपॉन आर है, यानी कि n टाइम्स ज्यादा फ्लो होगी उस सर्किट में करंट। ठीक है, तो मतलब ये जो कंडीशन हमको दिया है, ये कंडीशन हम कब यूज में आती है, जब आपसे पूछा जाएगा बताइए सीरीज में हमने n आइडेंटिकल सेल लगा दिए हैं तो मैक्सिमम करंट उस सर्किट से आपको कैसे मिलेगी। कंडीशन क्या होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, ये भैया कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बस इसमें तीन चीजें ही आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमको इसमें क्या निकालना है, नेट करंट निकालना है। नेट करंट निकाल दिया। अब दो कंडीशन, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा कर दीजिए, देखो क्या रिजल्ट आता है, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा कर दीजिए, देखो क्या रिजल्ट आता है। क्लियर आपको हो गया। अब आगे चलते हैं पैरेलल वाले केस पे, उसमें भी यही कंक्लूजन निकालने हैं। तो यहां पर ये हटा देते हैं, ये फॉर्मूला तो मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो हमको बस ज़्यादा नहीं चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा ही चेंज करते जाना है और आंसर आते जाएंगे। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, हमको पैरेलल वाला केस बना देना है। देखो भैया आइडेंटिकल सेल ही रहेंगी, इस तरीके से। ठीक है, ये एक पॉइंट पे टच हो गए, ये एक पॉइंट पे टच हो गए, ये ऐसे जुड़ गए। ठीक है, ये हैं कितनी सेल, ये मान लेते हैं एम आइडेंटिकल सेल है। एम आइडेंटिकल क्योंकि अभी आगे मिक्स्ड में दोनों को जरूरत पड़ेगी हमको, तो हम मान लेते हैं कितने हैं, एम आइडेंटिकल सेल है यहां पर। ठीक है, एम आइडेंटिकल सेल, प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है वो ई है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है भैया, आर है, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है। फिर हमको केस वही लगाना है, कौन सा, हमको नेट आई, यहां पर हेडिंग तो भैया डाली है नहीं हमने, इन पैरेलल केस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल ईएमएफ निकाल ले। देखो भैया टोटल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, पैरेलल है, पैरेलल में कैसे निकालते थे, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 करके निकालते थे ना। तो यहाँ पर सब तो एक ही जैसे हैं, तो हो जाएगा प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, एम तक चला गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर। ठीक है, अभी हमको टोटल रेजिस्टेंस भी तो निकालना है ना, क्योंकि अभी हमको आर इक्वलेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पे एक साइड में निकाल लें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन आर इक्वलेंट, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, ये एम तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन आर लिख सकते हैं, तो यानी कि आर इक्वलेंट इज इक्वल टू किसके आ गया, आर अपॉन एम। ये उठा के वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू आर, एम ऊपर चला जाएगा, तो एम ई अपॉन आर, तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, E। ठीक है, यानी कि टोटल ईएमएफ इस सर्किट कितना आ गया, E के बराबर आ गया, ये पता हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो इन सेल का कितना है, इतना है।
अभी हमको ये तो बचा है ना, तो निकाल देंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, R/M प्लस कैपिटल R। ठीक है, बस दो वैल्यू पिट गई, पता हो गई। अब इसमें उठा के पुट कर दो, बस खत्म। क्या बात है यार। चलो देखो, हेंस तो I इज इक्वल टू E/R/M प्लस R। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, MER प्लस MR। अब देखो हमको भी, अब इसका तो कुछ काम है नहीं, हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी जगह भी तो चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, देखो भैया, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो करंट हमारा जो आया है वो I इज इक्वल टू MER प्लस MR। मतलब जब पैरेलल में सेल, आइडेंटिकल सेल जुड़ी रही होंगी, तो आपका नेट करंट कितनी मिलेगी। फिर वही केस लगाते हैं। केस फर्स्ट, अगर स्मॉल r इज वेरी 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 ग्रेटर देन MR, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अभी इसको इस तरीके से लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम भी ऐसे लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू E/R/M प्लस R। ठीक है, बस एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी तो यही वाला फॉर्मूला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। R/M इज वेरी 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 ग्रेटर देन, नहीं चलो भैया थोड़ा नहीं वैसे रखो, नहीं तो इससे फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, दो दो फॉर्मूले सामने लिखे रहेंगे। ठीक है, कहोगे सर ये दो दो फॉर्मूले क्यों लिखे हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करना, एक ही फॉर्मूला आपके लिए लिखते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन मेरी भैया, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन MR, क्या होगा, रख दो भैया। तो भाई अब क्या, ये हटा देंगे, ये बचेगा, तो यानी I इज इक्वल टू MER। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, देखिए E/R क्या है, एक सेल के द्वारा मिली हुई करंट, और सेल कितनी है, M, यानी कि इस सर्किट में M टाइम्स करंट फ्लो हो जाएगी। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीरीज में जस्ट उल्टा था, वो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए था मैक्सिमम करंट पाने के लिए। इसमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, केस सेकेंड, अगर MR इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R है, तो देन क्या हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, MEE/MR, ये कट गया, तो I इज इक्वल टू E/R। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक सेल के बराबर इसमें करंट फ्लो होगी। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब ये कंडीशन आएगी तो मिनिमम करंट फ्लो होगी, और ये करंट आएगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल आपको देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है भैया, बस आपको करना क्या है, पहले वाले जो दो डेरिवेशन थे, दो सेल का सीरीज और पैरेलल, ये आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया, और हमको नहीं लगता आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल वही डिटो फॉर्मूला अपनाते हैं हम लोग, यहां पर ये सब काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया, ये मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए था, ये आपकी मिनिमम करंट। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट, अब हम इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड ग्रुप में इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, कि मतलब आप उसमें सीरीज भी होगा और
पैरेलल भी होगा। तो इसको हटा देते हैं। देखो, तो अब हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको भी अब हम हटा देते हैं क्योंकि सर्किट अब थोड़ा दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो भैया, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो तीसरा मेथड है वो है इन मिक्स्ड। अब हम क्या कहते हैं, इनको मिक्स्ड केस कर देते हैं। इन मिक्स्ड केस इनको सीरीज में भी हमको सेल को लगानी है और पैरेलल में भी लगानी है। कैसे? देखो ऐसे, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन भैया कठिन नहीं है। बस कठिन वर्ड मत लाइए, कठिन नहीं लगेगा। जहां हम लोग कठिन वर्ड लेके आ जाते हैं, हमको सब चीज कठिन लगने लगती है। अब देखो, इनको हम लोग क्या करते हैं, और ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा नीचे तक। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। इसको हम लोग इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पर ये छोटी सेल बना लें। इस तरीके से हम लोग इसको भी जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये आके जुड़ गया आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये हो गया आपका R। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर ये N जो सीरीज में ये सब सेल लगी हैं वो N है, और ये इतनी जो पैरेलल में लगी हुई, देखिए ये एक ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये सब पैरेलल में जुड़े हैं। तो कितनी है ये पैरेलल में? M। पैरेलल में M है और सीरीज में N है, इसी को मिक्स्ड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमको इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना यहाँ पर टोटल करंट ही I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यही निकालना है। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले इस सेल की बात करते हैं, इस ग्रुप की बात करते हैं। तो नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर देखो हर सेल का ईएमएफ ई होगा, सबका ई होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर होगा। ठीक है, यही सब आगे चलता रहेगा। तो नेट टोटल ईएमएफ की बात करते हैं, तो इस पहली वाली लाइन का ईएमएफ कितना हो जाएगा? देखो, तो पहली वाली लाइन का देखो, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इस पहली वाली इस लाइन का जो नेट ईएमएफ होगा वो एन ई हो जाएगा, दूसरे वाले का एन ई हो जाएगा, इसका भी एन ई हो जाएगा, सबका एन ई हो जाएगा। और ये कैसे जुड़े हैं? सब पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल ईएमएफ, तो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, क्योंकि पैरेलल वाला केस है, सीरीज तो मैंने बस ओरली सॉल्व कर दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एन ई अपॉन, अभी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर, ठीक है, प्लस ई अपॉन आर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये तो बहुत आगे तक बढ़ता रहेगा ना, यहां पर अब देखो, ये है एन ई, ये हो गया इसका एन ई, और जरा इसका रेजिस्टेंस में निकाल लेते हैं, इसका कितना है? आर प्लस क्या आ जाएगा? एन आर। इसका क्या हो जाएगा? एन आर। इसका कितना हो जाएगा? एन आर। ठीक है, रख दो भैया, तो क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन एन आर प्लस एन ई अपॉन एन आर प्लस एन ई अपॉन एन आर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? एम तक जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एम ई अपॉन आर, क्योंकि एन से एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। तो अभी हम R इक्वलेंट भी तो निकाल लें ना। तो R इक्वलेंट कितना होगा, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR प्लस, चलता चला जाएगा कहाँ तक, M तक जाएगा। तो हो जाएगा R इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा M अपॉन NR। तो R इक्वलेंट हो जाएगा NR अपॉन M। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। E इक्वलेंट अपॉन NR, M ऊपर चला गया, M E अपॉन R, जो कैंसिल हो भैया वो कैंसिल कर दीजिए। तो E इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो गया, NE। पहला मेरा पोर्शन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहां पर NE आ गया टोटल ईएमएफ इस सर्किट का। भैया देखो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन इसमें हो रहा होगा आपको, लेकिन आपको करना क्या है, आपको बस एक शांत कूल माइंड होकर के इसको सीरीज की तरीके से सॉल्व कर लेना है, इसको सीरीज की तरीके से, इसको सीरीज की तरीके से। अब मानो सीरीज नहीं है, पैरेलल है। एक सेल जिसका टोटल ईएमएफ इतना है, टोटल रेजिस्टेंस इतना है, टोटल ईएमएफ, जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखो वही हमने लिखा है यहां पर, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जरा। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना आ रहा था, NR अपॉन M, NR अपॉन M। अभी ये तो भैया पढ़ा है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट लिख ले, क्या हो जाएगा, NR अपॉन M प्लस R, ठीक है। भैया हमको टोटल रेजिस्टेंस पता हो गया, टोटल ई में पता हो गया, बस क्या करना है, फार्मूला में रख दो। हेंस I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ NE अपॉन NR अपॉन M प्लस R, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सही कर लो। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा MNE अपॉन NR प्लस MR। ये आ गया भैया कि इस सर्किट में मिक्स्ड ग्रुप, मतलब मिक्स्ड केस में इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट। बस आपको एक बार थोड़ा सा कूल माइंड होकर के समझना है, ठीक है। आप कहोगे सर क्या उसमें केस नहीं बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला, बिल्कुल बनेगा भैया, बिल्कुल बनेगा, लेकिन यहां पर दूसरे तरीके से बनता है। देखो जरा कौन सा केस, अभी हटा दें, कोई जरूरत तो है नहीं अभी। देखो तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको तो इस फॉर्मूले की जरूरत है। इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना रखते, इतने में हो जाएगा हम लोगों का काम। देखो अब हमको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए, अगर हमको इस सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ नीचे टर्म ये मिनिमम होना चाहिए ना, ये टर्म मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होगा कैसे, अब देखो जरा, फॉर मैक्सिमम करंट NR प्लस MR मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखे रहना भैया, प्लस 2 अंडर रूट NR MR माइनस 2 अंडर रूट NR MR। ये मैंने प्लस माइनस करके ऐड कर दिए और इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, MR
माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू एम आर। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतने की जगह हम इतना टर्म लिख सकते हैं, एडजस्ट किया। अब क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट के लिए ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए ना। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब हम इस टर्म को देखें। भाई जीरो तो पूरे को नहीं कर सकते, हम इतने टर्म को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतने टर्म को जीरो करने का मतलब क्या है, फॉर मैक्सिमम करंट क्या कर देंगे, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो के बराबर। अब इसको भी थोड़ा सा हटा दें, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एम आर इज इक्वल टू एन आर लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड अगर हमको प्राप्त करना है तो हमको भैया मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे के बराबर हमको रखना है। मिक्स्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए मिक्स्ड ग्रुप से तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को आपस में बराबर करना है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू एन अपॉन एम इंटू आर। ये क्या लिखा हुआ है, नेट आर इक्वल तो आया है, वही तो कह रहे हैं बात को हम, कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो भैया आज हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। सीरीज में कैसे मैक्सिमम करंट को हम ऑब्टेन करेंगे, पैरेलल ग्रुप में कैसे ऑब्टेन करेंगे, और मिक्स्ड ग्रुप में कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ये भैया टॉपिक आपका कंपटीशन एज वेल एज एकेडमिक दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, और एक नोट करके बता दें बात को, अगर आपको कह दे कि हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो कौन सा अरेंजमेंट हमको करना है, तो सीरीज वाला अपनाना पड़ता है। मोर करंट के लिए पैरेलल वाला अपनाना पड़ता है, और मोर पावर अगर हमको चाहिए सर्किट से तो हमको मिक्स्ड ग्रुप से अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर हमको सर्किट से मोर करंट चाहिए तो सीरीज, मोर वोल्टेज चाहिए तो सीरीज, मोर करंट चाहिए तो पैरेलल, और मोर पावर चाहिए तो चाहिए आपका मिक्स्ड ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही भैया आज की इस वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि आज ये टॉपिक ही ऐसा था, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भैया इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। तो इसी साथ ही भैया हम लोग आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए, सारे डाउट क्लियर करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किरचॉफ्स लॉ को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट अब जो लेक्चर होने वाले बहुत बढ़िया होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसी के साथ ही आपसे विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।